आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। शिवेंद्र मिश्रा जी वार्ड नंबर 50 कल्याणपुर से आप भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं। लोकसभा का चुनाव हो रहा है, अंतिम चरण का मतदान होना बाकी है। पार्टी ने सबसे पहले आपको क्या जिम्मेदारी दी है? पार्टी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला है कि चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का नेता हो, चाहे वो वार्ड स्तर का नेता हो, उसको सर्वप्रथम अपना बूथ सबसे मजबूत करना है। तो सर्वप्रथम तो हम लोग अपने बूथ को जिताने में लगे हैं। उसके बाद मैं चूँकि कल्याणपुर वार्ड का पार्षद हूँ, तो इस कल्याणपुर वार्ड में अधिक से अधिक मतदान करवा के अधिक से अधिक मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करवाने की जिम्मेदारी मुझको मिली है। मिश्रा जी, आपने कहा कि बूथ को मजबूत करने में आप लगे हैं। उधर शीर्ष नेतृत्व का नारा है मिशन 2024, तीसरी बार मोदी जी की सरकार और 400 पार। ये कैसे संभव है? ये 400 पार का नारा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिया हुआ नहीं है। ये 400 पार का नारा जनता ने खुद बोला है। जनता की आवाज़ बन के ही प्रधानमंत्री जी ने उसको लोगों के सामने रखा, अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि भाई जनता की आवाज़ है 400 पार, तो अब 400 पार आना ही है। तो गठबंधन जो है लगातार ये कह रहा है कि 400 पार जब आप होंगे तो संविधान खतरे में होगा, आपकी तानाशाही बढ़ जाएगी। अच्छा, ये बताइए कि संविधान खतरे में क्यों आएगा? हम 384 आए अगर तो संविधान खतरे में क्यों आएगा? हम 300 आए तो संविधान खतरे में क्यों आएगा? जब जनता ही नहीं चाह रही है कि इंडी गठबंधन जो है संसद भवन पहुँचे, जनता ही नहीं चाह रही है कि इंडी गठबंधन जो है भारतीय जनता पार्टी के सामने बैठे, क्योंकि इंडी गठबंधन के जो विचारधारा है वो जनता के विपरीत है। इंडी गठबंधन की विचारधारा है राम मंदिर को ख़त्म करना। इंडी गठबंधन ने के ही नेतृत्व ने, जो सोनिया गांधी ने हाई कोर्ट में रखा था कि राम सेतु ऐसा कुछ है ही नहीं, तो वही जनता आज उनको बता रही है कि भाई आप हमारे नेता नहीं हो, आप हमारी सरकार नहीं बन सकते। इस नाते 400 पार का नारा इसी जनता ने मोदी जी के आवाज़ बन के बोली है, 400 पार। मिश्रा जी, आखिर जनता क्यों मोदी जी की आवाज़ बन करके बोल रही 400 पार? क्या कारण है? कारण आप सबसे बड़ा देख लीजिए। जहाँ किसी घर के लोग जो है बीमार पड़ते थे तो इलाज सबसे बड़ा किसी परिवार पर बर्डन पड़ता था। यदि कोई परिवार कमा रहा है तो उसके घर की कोई व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता था। अब आप ये बताइए कि आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत 5 लाख का आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा ये हमारी सरकार ने दिया। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन ये हमारी सरकार ने दिया। और डेवलपमेंट ये हमारी सरकार कर रही है। इस नाते जो है जनता ने ठान लिया है कि हमारे नेता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। इंडी गठबंधन कह रहा है कि आप विकास की बातें इस चुनाव में न करके लगातार जो है पीओके की बात कर रहे हैं। पीओके की बात आज से हम लोग नहीं कर रहे हैं। पीओके की बात तो हम लोग सन 2020 से कर रहे हैं। पीओके की बात तो हम लोग जब हमारी सर्वप्रथम सरकार बनी अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय, तब से हम कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सन 2020 में जब वेदर का नक्शा जनरेट हुआ तो उस वेदर के नक्शे में पीओके को तभी पहला चरण, चूँकि पीओके तो हमारा है ही, लेकिन पहले चरण वेदर का नक्शा दिखा करके ही पीओके को उसके अंतर्गत दे दिया था। पहला चरण तो वही हो गया था। फिर उसके बाद दूसरा चरण तो भाई जब धारा 370 खत्म हुआ, भाई जब हम कहीं चलेंगे, जब हम पीओके की तरफ बढ़ेंगे तो रास्ते में मुझको किसी प्रकार की परेशानी नहीं आई तो उसके लिए हम उस रास्ते को साफ करते हैं। तो उसी का हिस्सा था वेदर के नक्शे में पीओके को लाना, धारा 370 हटाना। और अब जो है हम लोग साफ कह रहे हैं कि तीसरी बार सरकार बनने के बाद पीओके हमारा। चुनाव जैसे ही आया तुरंत एनआरसी और सीए की बात आ गई। एनआरसी सीए तो हम लोगों के पहले से मुद्दे में थे। अच्छा, आप ये बताइए सीए है क्या? एनआरसी के सीए के अंतर्गत
हम लोग उनको नागरिकता दे रहे हैं जो कि अखंड भारत का जो देश हिस्सा हुआ करते थे। 1947 के बाद जब उन देशों में जो अल्पसंख्यक सताए गए, जैसे हिंदू वहाँ अल्पसंख्यक हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, इन लोगों को जब सताया गया 1947 के बाद, तो वो हिंदुस्तान आ गया, कैंप में 70 सालों से रह रहे हैं। हम उनको सीए के तहत नागरिकता देने का काम कर रहे हैं, तो सीए इसमें गलत कहाँ है? और रही बात एनआरसी की बात, तो एनआरसी आगे हमारा केंद्रीय नेतृत्व डिसाइड करेगा एनआरसी लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। विकास तो हुए हैं नो डाउट, लेकिन शहर वीरान सा लग रहा है। इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो प्रभावित हुए हैं, जो जिनकी जीविका चली गई है, जिनके मकान चले गए हैं। कहीं न कहीं देखा जाए तो वह उनके अंदर एक आक्रोश है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये देखिए, जब विकास होता है तो कहीं ना कहीं किन्हीं लोगों का नुकसान भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी सरकारें उनको मुआवजा दे रही हैं, हमारी सरकारें उनको बसाने का काम कर रही हैं। 2013 में जब मोदी जी गुजरात के सीएम हुआ करते थे, देश भर में 3 मुद्दों को लेकर लहर चला था कि बहुत हुई महंगाई, बेरोजगारी और उधर बॉर्डर की सुरक्षा। जब हमारे सैनिकों के सरकलम पाकिस्तानी सेना आके 10-10 सैनिकों का एक ही साथ करके ले चली जाती थी, उस घटना से भारत की जनता काफ़ी नाराज थी और मोदी जी को, सीएम मोदी को पीएम मोदी बनाने के लिए जनता उठी। बीजेपी ने उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया, राजनाथ सिंह ने। सीएम नरेंद्र मोदी 2014 में सीएम बनते हैं और ये तीनों मुद्दों पे आज विपक्ष घेर रहा है। ये कह रहा है कि उस समय इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हम नौकरी देंगे प्रतिवर्ष, आज वह नहीं मिला। ये विपक्ष का कहना है, आप इसे कैसे देखते हैं? रही बात प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की, जो विपक्ष चिल्ला रहा है बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी। आप ये बताइए, जैसे हम गोरखपुर लोकसभा में हैं, गोरखपुर लोकसभा में एक जगह है गीडा, उस गीडा क्षेत्र में इथेनॉल की 1800 करोड़ से फैक्ट्री लग रही है और उस गीडा क्षेत्र में किनको नौकरी मिलेगी? कहीं ना कहीं युवाओं को ही नौकरी मिलेगी। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है उससे जो है युवाओं का ही फायदा हो रहा है, उनको नौकरियां मिल रही हैं। नहीं, ये प्राइवेट सेक्टर का हो गया, जबकि बात सरकारी सेक्टर की आई थी। प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर में अंतर क्या है? रोजगार तो मिल रहा है ना, युवाओं को नौकरियां तो मिल रही हैं। पेंशन, रही बात पेंशन, ना सरकारी में है ना प्राइवेट में है। महंगाई जो महंगाई 80 रुपए 60 रुपए दाल की कीमत थी, अच्छा, आज 180 हो गया। आप ये थाली से दाल गायब हो गया। आप ये बताइए कि महंगाई कहाँ है? कहाँ है महंगाई? जब 80 रुपए दाल हुआ करते थे, जब 90 रुपए दाल हुआ करते थे, तो उस समय जो है मजदूरों की कीमत हुआ करती थी 240। आज उसी दाल की कटान, उसी दाल के फैक्ट्रियों में मजदूर आ रहे हैं 600 रुपये में। तो महंगाई कहाँ है? मजदूर की कीमत अगर 600 रुपये है तो दाल 9 दूना 80 और वो 250 गुणे दूना 500, तो भी तो जो है दाल सस्ता है, तो भी तो दाल सस्ता है। अगर सुरक्षा की हम बात कर लें, जिस मुद्दे पे मोदी जी को देश प्रधानमंत्री बनाया चाह रहा था, अहम मुद्दा हुआ था। आज जो है कश्मीर में पुलवामा और सारी घटनाएं होती हैं, सैनिक मारे जाते हैं और आज तक उस आरडीएस का नहीं पता चला। जबकि वहीं विपक्ष का ये कहना है कि मोदी जी को हमारे यहाँ ऑटो से अडानी अंबानी के रुपए आते हुए दिख जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ऑटो से आरडीएस जो वहाँ घूम रहा था वो नहीं पता चला। आप ये बताइए, कांग्रेस की सरकार में ताज हमला हुआ और उस समय आतंकवादी हमले हुए, उस समय कांग्रेस की सरकार ने क्या एक्शन लिया?
उसमें भी पता चल गया कि जो आतंकवादी हमला किए थे उसमें भी पाकिस्तान की साजिश है। तो कांग्रेस की सरकार ने क्या किया? कांग्रेस की सरकार विचार करती रह गई, कांग्रेस की सरकार शिकायत दर्ज करवाती रह गई। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब कभी हमले हुए उसका जवाब अंदर घुस के दिया। कांग्रेस की सरकारों में 100 हमले होते थे, तो इस समय की सरकारों में आज के समय आप देखिए कोई भी आतंकवादी हमले नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आतंकवादी देश जो आतंकवाद के पनाह पर जी खा रहे हैं वो देश डरे हुए हैं। यहाँ पर एक पटाखा भी या चटाई भी फूटता है तो और पाकिस्तान में पता चल जाता है कि कोई जश्न मनाया गया, बहुत तेज पटाखा फूट गया है, तो पाकिस्तान पहले उसकी सफाई पहले पेश करता है कि ये आपके यहाँ की चटाई फूटी है, हमारे द्वारा या हमारे यहाँ से कोई घुसपैठिया आपके यहाँ किसी प्रकार का कुछ कारनामा नहीं किया है, हम इसमें शामिल नहीं हैं। पार्षद जी, विपक्ष जो है गोरखपुर लोकसभा सीट पे पुनः एक बार जातिगत कार्ड खेला है, यहाँ से काजल निषाद को प्रत्याशी बनाया है और यहाँ निषाद की वोट बैंक बताया जाता है कि लगभग 4 लाख है, जिसको देखते हुए इसको आप कैसे देख रहे हैं? निषाद इस बार आपके साथ हैं? आप ये बताइए कि काजल निषाद अभी पिछला विधानसभा चुनाव कैंपियरगंज से लड़ी है, तो क्या काजल निषाद कैंपियरगंज से लड़ी हैं तो क्या वहाँ के कुछ निषाद उनके साथ नहीं चले? क्या कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ नहीं चले? लेकिन आप काजल निषाद चाहे वहीं के समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं से पूछे कि काजल निषाद कैंपियरगंज में हारने के बाद कै बार उनका हालचाल लेने गई है। सन 2012 में इसी कांग्रेस से गोरखपुर ग्रामीण का चुनाव काजल निषाद लड़ी थी, तो आप ये बताइए वो 3500 से 5000 के बीच में जो भी वोट पाई उस समय क्या निषाद उनके साथ नहीं थे? निषाद हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं। ये जातिगत राजनीति भारत में अब नहीं चलने वाली, विपक्ष जो कुछ भी करे, कोई भी काम करे, जातिगत राजनीति अब भारतवर्ष में नहीं चलने वाली है। आपके प्रत्याशी के बारे में जो है आम जनता और विपक्ष ये घेराबंदी कर रहा है कि ये जनता के बीच में नहीं रहे, इन्होंने वार्डों में कोई काम नहीं कराया है, आप कैसे देखते हैं? आप ये बताइए कि जो सांसद जी हैं, आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए पिछले 5 वर्षों का, मुझको तो लगता है जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम हुए, जो भी जीडीए के कार्यक्रम हुए, जो भी नगर निगम के कार्यक्रम हुए, जो भी माननीय मुख्यमंत्री के कार्यक्रम हुए, या तो मेरी वार्ड की जनता जब कभी भी कि उनके चुनाव कार्यालय या उनके आवास पर जाती थी वो हमेशा मुलाकात करते थे। हाँ, अब लोगों का कुछ पर्सनल व्यापार है, चाहे पर्सनल काम है, उस सिलसिले में अगर वो महीने में 2 दिन 3 दिन 4 दिन कहीं बाहर चले गए, उस बीच कोई उनके दरवाजे से वापस आया हो तो वो अलग बात है, लेकिन हमारे माननीय रवि किशन जी हम लोगों के बीच सदैव रहे हैं। आप जिस तरह का ये दावा कर रहे हैं वहीं हम आपके ही वार्ड की बात कर रहे हैं। आपका एक बूथ अध्यक्ष काफ़ी गरीब था जिसकी देहांत हो गई युवावस्था में, उसकी बीवी हैं, बच्चे हैं। आपकी कार्यकर्ताओं ने भी डिमांड किया कि उनको राहत दिया जाए, यहाँ तक कि बहुत प्रयास के बाद, बहुत हंगामे के बाद आपके पूरे वार्ड के पदाधिकारी लगे त्यागपत्र देने, तब सांसद जी यहाँ आए और उस बच्ची को अपनी गोद में लेके कहे कि हमारी बेटी के साथ ये आर्मी स्कूल में पढ़ेगी, लेकिन आज तक वो एडमिशन नहीं हुआ। आज तक कभी सांसद जी वहाँ झांकने नहीं आए, क्या कहेंगे? देखिए, बात ये है कि आप ये बताइए कि जो हमारे बूथ अध्यक्ष माननीय स्वर्गीय राकेश शाह जी थे, उनको 5 लाख का राहत मुख्यमंत्री राहत कोष द्वारा ही मिला, और कहीं ना कहीं उस समय के वर्तमान क्षेत्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी के प्रयासों से मिला। तो ये भी भारतीय जनता पार्टी का ही कार्य किया गया है। और उनके बच्चियों की पढ़ाई का मामला चाहे माननीय सांसद रवि किशन जी द्वारा हो, चाहे माननीय विधायक जी द्वारा हो, चाहे
लोकल स्तर के पार्षद द्वारा हो, करवा तो मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही द्वारा किया जा रहा है। आप अपनी वार्ड की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे इस लोकसभा चुनाव में? मैं अपने वार्ड की जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि 5 मोदी जी ने अपने वादों को पिछले 10 वर्षों में जो किया है उसको निभाया है। मोदी जी ने जनता को मुफ्त राशन दिया है, मोदी जी ने जनता को आयुष्मान कार्ड दिया है, मोदी जी ने जनता को उज्ज्वला गैस दिया है, मोदी जी ने जनता को किसान सम्मान निधि दी है। मोदी जी ने जो किया है वो करके निभाया है। इस 10 वर्षों के पहले इसी जनता का, इसी वार्ड की जनता का जो है, इसी भारतवर्ष की जनता का नेताओं पर से भरोसा उठ रहा था। मैनिफेस्टो में बड़े बड़े लंबे लंबे चौड़े चौड़े वादे हुआ करते थे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो मैनिफेस्टो, वो वादे किसी कचरे के डब्बे में फेंक दिए जाते थे। लेकिन विगत 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितने भी वादे किए, जितने भी मैनिफेस्टो में कार्य किए, वो सारे वादों को उन्होंने निभाया है, पूरी जिम्मेदारी पूर्वक निभाया है। और अभी तो ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, अभी तो ये इससे भी बड़े बड़े कारनामे होने वाले, इससे भी बड़ी बड़ी सुविधाएं जनता को मिलने वाली है। आज आयुष्मान कार्ड 5 लाख है, हो सकता है आयुष्मान कार्ड अब 70 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को मिले। सभी नागरिकों को देने का वादा किया, हो सकता नहीं है, सभी नागरिकों को देने का वादा किया है। मुफ्त राशन, आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना, सोचिए 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना बटे हैं, तो आप हर गली हर नुक्कड़ों में जाएंगे तो आपको हर गली में प्रधानमंत्री आवास दिख जाएंगे। और अभी तो इन्होंने आगामी 5 वर्षों में 3 करोड़ आवास का ऐलान और कर दिया है। तो कोई भी व्यक्ति बेघर नहीं रहेगा, किसी के भी छत, हर व्यक्ति को छत मिलेगा। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए, मेरा जनता से यही अपील।